Hello students, I am Anuruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So students, today we are going to discuss about chapter first. Name of the chapter is some basic concept in chemistry. This is very important for class 11th standard students. So students, आज हम लोग 11th क्लास का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस 11th क्लास का वीडियो नंबर होगा 8। कौन सा वीडियो नंबर होगा? 8। मैं 7 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ। जिस बच्चों को कहीं पे दिक्कत हो या उनका कोई टॉपिक छूट गया है तो आप YouTube पे जाइए और वहाँ लिखिए, टाइप करिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री लेक्चर। जो लेक्चर हो, लेक्चर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो लेक्चर है लेक्चर नंबर बाई अनिरुद्ध शुक्ला सर। स्पेलिंग गलत नहीं करना, स्पेलिंग आप देखिए अनिरुद्ध शुक्ला, अनिरुद्ध शुक्ला सर। आप टाइप करेंगे तो आपको हमारा वीडियो तुरंत मिल जाएगा और आप हमारे लेक्चर को बहुत इजीली तरीके से आप देख सकते हो। ओके, तो ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लो और ये आप टाइप करेंगे तो आपको तुरंत हमारा जितना भी मैं पढ़ाया हूँ सारा वीडियोस 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट का सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो बच्चों चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे लेक्चर 8 में, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर फर्स्ट में दिया है, उसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं हम लोग डिस्कस किए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के कितने लॉज थे? 5 लॉज थे। पहला था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉज ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा था लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और फोर्थ था बेटा लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और फिफ्थ आज हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं उस गैसियस मतलब जो आपका क्लास ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 5 क्लास थे, तो ये उसका 5th नंबर का लॉज है। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो 5th नंबर का लॉज है उसका नाम है लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज। क्या नाम है बच्चों? लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज। तो अच्छे से समझ में आ रहा कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और जो भी दिक्कत हो आप हमें बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको आपके लिए उस कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको उस चैप्टर को उस चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। तो बच्चों चलिए ठीक है, हम लोग अब देखते हैं लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये किसके अंतर्गत आता है, किससे रिलेटेड है। तो आप बताएंगे सर हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ अभी हम लोग जो इसके मेन लॉज था उसका क्या नाम था आपको मालूम होगा, नाम आपको पढ़ाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। नाम है लॉज ऑफ ये तो कंबाइनिंग वैल्यू है लेकिन उसका नाम है बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फिर सुनिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में 5 लॉज थे। मैंने 4 लॉज को पहले वाले लेक्चर में अच्छे से, पहले लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। हम लोग लेक्चर 8 में डिस्कस करने चल रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का 5th लॉज, ठीक है। उसका 5th लॉज है लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज। तो लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज को एक नाम से और जानते हैं गे-लुसेक लॉज ऑफ गैसियस वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? कहते हैं गे-लुसेक लॉज ऑफ गैसियस वैल्यू, ठीक है। तो आप भी अच्छे से देखिए, 5th नंबर हेडिंग है लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज। तो लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूज, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको बुक में लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यू दिखेगा, कहीं कहीं बुक में गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यू दिखेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यू को ही कहते हैं लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज। तो इनकी डेफिनेशन क्या है बेटा? तो आप देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज को किसने दिया, ठीक है। तो आगे दिया है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूज, इससे समझ में आ रहा होगा। तो लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज को दिया साइंटिस्ट गे-लुसेक ने। किसने दिया? गे-लुसेक ने। और दिया इन 1808 में। कब दिया बेटा? इस 1808 में। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ। हेडिंग नोट करेंगे पहले। 5th नंबर 5th लॉज है लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज। इट इज आल्सो कॉल्ड गे-लुसेक लॉ ऑफ
ऑफ गैसियस वैल्यूम, इसी को कहते हैं बेटा एक नाम से और से गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम्स। ओके, चलिए दिया है दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय गे-लुसेक। लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम को किसने दिया? तो लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम को पुट फॉरवर्ड किया, दिया साइंटिस्ट गे-लुसेक ने। और कब दिया? इन 1808 में। कब दिया बेटा? इन 1808 में। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे मैं किसी भी लॉज के बारे में बताता हूँ तो उसके बारे में जरूर बताता हूँ उस लॉ को किस साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। तो वैसे 5th नंबर लॉज में है लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम। लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम को दिया साइंटिस्ट गे-लुसेक ने इन 1808 में। ओके, तो चलिए अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गे-लुसेक के अनुसार क्या डेफिनेशन है मैं आपको पहले समझा देना चाह रहा हूँ। गे-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, इनके अकॉर्डिंग बेटा डेफिनेशन ये है कि जैसे दिया है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases react together the volumes of the reacting gases as well as products if gases, यदि प्रोडक्ट आपका गैसेस में हो, bear a simple whole number ratio। इसका मतलब मैं आपको समझाऊं बेटा। लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम को पुट फॉरवर्ड किया साइंटिस्ट गे-लुसेक ने। और कब पुट फॉरवर्ड किया? इन 1808 में। आगे अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक, साइंटिस्ट गे-लुसेक के अनुसार, गे-लुसेक ने क्या आपको बताया गैसियस सिस्टम के बारे में? इन्होंने बताया कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases react together the volumes of the reacting gases as well as प्रोडक्ट यदि किसमें हो? गैसेस में हो, तो बियर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो। कैसा करेगा? बियर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो। मैं थोड़ा हिंदी में आपको समझाता हूँ, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गे-लुसेक के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर के सिमिलर कंडीशन पर, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases react together, कहता है बेटा कि जब कोई गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, लेकिन उस कंडीशन में टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए? सिमिलर कंडीशन। क्या होना चाहिए? सिमिलर कंडीशन। ध्यान देना है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गे-लुसेक के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases react together under similar conditions of temperature and pressure when gases react with each other, under similar conditions of temperature and pressure when gases react with each other, जब गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। आगे the volumes of the reacting gases, तो जो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं उनका जो वॉल्यूम होगा एज वेल एज, या उनका जो प्रोडक्ट होगा, और यदि प्रोडक्ट गैसेस में होगा तो वो बियर करेगा सिंपल होल नंबर। किसमें बियर करेगा? सिंपल होल नंबर में, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसे डेफिनेशन को नोट कर लो और इसके बाद मैं आपको एग्जांपल तुरंत बता रहा हूँ। एग्जांपल आप देखिए बेटा, एग्जांपल दिया है, देखेंगे दिया है। फॉर एग्जांपल इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, कहने का सेंस क्या हो? साइंटिस्ट गे-लुसेक ने इसे बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। ओके, साइंटिस्ट बेटा गे-लुसेक ने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया देखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार फिर से डेफिनेशन। साइंटिस्ट गे-लुसेक जैसे दिया है, हेडिंग है लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम्स, तो लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम्स को कहते हैं गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम्स। इसका मतलब लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम को पुट फॉरवर्ड किए साइंटिस्ट। पुट फॉरवर्ड मींस लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम को गिवन किया, दिया साइंटिस्ट गे-लुसेक ने इन 1808 में। और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गे-लुसेक के अकॉर्डिंग, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पे देखिएगा गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर। अंडर सिमिलर कंडीशन पे जब कोई गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं तो जो उनका वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस, इसका मतलब
कह रहा है कि बेटा सिंपल वर्ड में कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब कोई गैस सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। 1 मिनट। ओके बेटा, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, सॉरी उसके लिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि साइंटिस्ट गे लुसेक ने बताया कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स व्हेन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस, तो जो गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं उनका जो वॉल्यूम्स होगा, ठीक है, आगे वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट्स, अथवा उनका प्रोडक्ट यदि गैसेस हो तो वो बियर करेगा अ सिंपल होल नंबर। क्या बियर करेगा बेटा? अ सिंपल होल नंबर। चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल में दिया है इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, इसका मतलब ये हुआ कि गे लुसेक ने बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। इसे कैसे प्रूफ किया बेटा? आगे दिया है कि व्हेन वी टेकन 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, आप समझिएगा, साइंटिस्ट गे लुसेक ने बताया कि हम जैसे यहां दिखेगा, साइंटिस्ट गे लुसेक ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि 1 वॉल्यूम का हाइड्रोजन गैस लीजिए और उसे आप रिएक्ट कराइए 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। समझ में आ रहा बेटा? फिर से मैं एक बार डेफिनेशन बता दे रहा हूं, अच्छे सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गे लुसेक, ओके, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गे लुसेक अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, ओके, फिर से देखिएगा, अच्छे सुनिए जिससे याद हो जाए, आपको अच्छे समझ में आ जाए। बताया गया है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गे लुसेक अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, ओके, देखते रहिए, अच्छे से देखते रहिए। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपको इससे भी सिंपल वर्ड में बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गे लुसेक व्हेन under similar conditions of temperature and pressures when gases react with each other, समझ में आ रहा बेटा? खूब बढ़िया सुना। तो फिर से एक बार और अच्छे से देख लीजिए। बताया साइंटिस्ट गे लुसेक ने बताया कि जब कोई गैसेस सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, ठीक है, तो उनका जो रिएक्टिंग गैसेस का जो वॉल्यूम्स है या उनका जो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट गैस में होना चाहिए, तो यदि है तो वह एक जो है आप कह सकते हो बियर करेगा एक सिंपल होल नंबर की तरह। किसकी तरह बियर करेगा? अ सिंपल होल नंबर। एक बार मैं जो डेफिनेशन नोट किया हूं उसको भी रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गे लुसेक अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट टुगेदर द वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट्स, इफ गैसेस कंडीशन है प्रोडक्ट यदि हो तो गैसेस में बियर करेगा अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक, एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में। चलिए बहुत बढ़िया। आगे दिया है फॉर एग्जांपल में आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल में क्या बताया गया, बहुत अच्छे समझिए। एग्जांपल में बताया गया बेटा कि आप एक वॉल्यूम का हाइड्रोजन गैस लीजिए और एक ही वॉल्यूम का क्लोरीन गैस लीजिए और दोनों को आपस में रिएक्ट कराइए। तो जो रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, वह दोनों के वॉल्यूम के ऐड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और वह एक सिंपल होल नंबर होगा। क्या होगा? सिंपल होल नंबर। चलिए ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं, इसलिए काम करिए, एग्जांपल आप पहले नोट कर लो, तब मैं आपको फिगर के द्वारा समझाता हूं। एग्जांपल है बेटा, देख लीजिए, इट, आप अगर कम दिखाई देता हो तो मैं बोल भी दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। एग्जांपल लिखिएगा, फॉर एग्जांपल, आगे लिखिएगा, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। ओके बच्चों, तो खूब अच्छे से वीडियो को पॉज करिए और मैं रेस करने चल रहा हूं। रेस करके मैं आपको इसका थोड़ा सा फिगर दिखाता हूं, तब आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा।
चलिए बेटा एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग अच्छे से। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वन वॉल्यूम। चलिए ठीक है, देखिएगा अच्छे से देखते रहिएगा। देखिएगा बेटा, ये है आपका वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। खूब अच्छे समझिएगा, क्या है, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। खूब अच्छे समझ में आ रहा है, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये है वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक बेटा, ये है वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस और ये है वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। क्लियर, अच्छे समझ में आ रहा है। क्या कह रहा है, वन वॉल्यूम, यही है एग्जांपल। गैलुसेक लॉ का यही एग्जांपल है। साइंटिस्ट गैलुसेक क्या कहते हैं, ये कहते हैं बेटा कि व्हेन वन वॉल्यूम ऑफ वन गैस which are react with one volume of second gas to produces, जो प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट हो, तो यदि वो भी गैस में हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रोड्यूस करेगा ये दोनों को के वॉल्यूम के ऐड के इक्वल होगा और एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा, शो करेगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो सपोज करिए बेटा ये आपका हाइड्रोजन गैस है। खूब अच्छे से देखते रहिए, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है और आपका जो है ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है और दोनों वन वन वॉल्यूम है, आपको समझना है बस। ठीक है, यहां अच्छे समझिए, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। ओके, तो वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। कंडीशन है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां एक कंडीशन है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्रोड्यूस करेगा, दोनों के वन वन वॉल्यूम को ऐड करके जो आएगा प्रोडक्ट वह एक सिंपल होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर रेशियो में दोनों। तो ठीक है, देखिए कैसे, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, देखिएगा अच्छे से। आपको अच्छे समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा इंडिकेट अभी कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं इनको अलग दिखाया हूं, जैसे कि छोटा छोटा जो सर्कल में है ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल आप समझिए, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड करके, देखिएगा छोटा वाला हाइड्रोजन है, ये बड़ा वाला क्लोरीन है, छोटा वाला हाइड्रोजन बड़ा वाला क्लोरीन, छोटा वाला हाइड्रोजन बेटा और ये बड़ा वाला क्लोरीन, छोटा वाला हाइड्रोजन बड़ा वाला क्लोरीन, छोटा वाला हाइड्रोजन बड़ा वाला क्लोरीन। समझते रहिएगा, ये बड़ा वाला क्लोरीन, तो HCl, इसका मतलब वन वॉल्यूम ऑफ HCl और ऐड वन वॉल्यूम ऑफ Cl2 मिलकर के बनाते हैं बेटा टू वॉल्यूम ऑफ HCl। क्या बना देते हैं, टू वॉल्यूम ऑफ HCl। खूब अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यही कहता है कि यह एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करें और फिगर को जल्दी से नोट करें, एग्जाम्पल को फिगर भी बनाइए। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके कर लिए होंगे। और मैंने जो आप वीडियो इसके पहले जो मैं बताया था आपको, वीडियो को पॉज करिएगा, उसको मैंने इरेज किया और क्योंकि वो टॉपिक खत्म हो चुका था। अब हम लोग डिस्कस चल रहे हैं न्यू टॉपिक पे, ठीक है। और जो हमारा नया, अभी आप सोच रहे होंगे सर कुछ न्यूमेरिकल अभी मैं पूरा पढ़ा लूंगा तब लगातार न्यूमेरिकल कराऊंगा। पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें फिर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो अच्छे से टॉपिक देखिए, हेडिंग है बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हेडिंग क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन एक थे जो बहुत बड़े केमिस्ट थे, ठीक है। तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग इन्होंने
जो हमने अभी तक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ा, ठीक है, इन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की को जो है इन्होंने थ्योरेटिकल, इन्होंने जैसे बेटा बात ये है कि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉज थे जो कि आप डिस्कस कर चुके हो। 5 लॉज को पढ़ने के बाद साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने, ठीक है, इन्होंने प्रोवाइड किया एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों समझ में आ रहा है? फिर सुनिएगा, हमने अभी तक पढ़ा क्या? हमने अभी तक पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देयर टाइप। ओके, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देयर टाइप के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा साइंटिस्ट जॉन डाल्टन के बारे में थोड़ा जानिए, समझिए। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन एक केमिस्ट है, पहले जान लीजिए भाई, और एक साइंटिस्ट भी है। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने सबसे पहले जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उनके देयर टाइप, तो सबसे पहले साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 5 पार्ट थे उसको भी इन्होंने देखा। देखने के बाद इन्होंने, ठीक है, देखने के बाद साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किया। किसके ऊपर? साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखा और देखने के बाद ये इन्होंने खूब अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया और डिस्कशन किया अदर साइंटिस्ट के साथ। डिस्कशन करने के बाद साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एक थ्योरेटिकल ठीक है, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन किया। किसके ऊपर? इन्होंने किया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए थोड़ा स्पीड में बताता हूँ, आप जल्दी से देखिए। पहले आप रीडिंग नोट करिएगा बेटा, जॉन मैं कह रहा हूँ, सॉरी, आप लिखिएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप लिख सकते हो जॉन डाल्टन उनका पूरा नाम है, इसलिए जॉन नहीं, आप डाल्टन लिखे। तो लिखिएगा हेडिंग बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद आप हेडिंग के बाद आप लिखेंगे जॉन डाल्टन का पूरा नाम था बेटा डाल्टन। मैं बार बार जॉन बता रहा हूँ क्योंकि इनका नाम हमें बहुत अच्छे से याद है, जॉन डाल्टन, इसलिए डाल्टन कहेंगे तो जॉन इनका जो है नाम है जॉन डाल्टन, तो आपको समझना चाहिए, बार बार मैं जॉन बोल देता हूँ। तो देखिए बेटा हेडिंग है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा एक चीज क्लियर करना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने दिया। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने क्या काम किया? तो वहीं आपको देखना है, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने प्रोवाइड किया, दिया हमको, क्या दिया? थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ा अच्छे से एंड देयर टाइप को पढ़ा। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उनके 5 जो टाइप थे उसको अच्छे से देखा। देखने के बाद उन्होंने थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन किया। किसके ऊपर किया? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। और इसके बाद उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिया साइंटिस्ट ओके। तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन के बारे में फिर से बता दे रहा हूं बेटा। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने क्या काम किया? सबसे पहले साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ा, जैसे हम लोग अभी पढ़े। हम लोगों ने अभी इसके पहले लेक्चर में और इसके पहले भी लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 8 और इसके पहले 2 लेक्चर में मैंने खूब अच्छे से डिस्कस किया और खूब अच्छे से हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ा और उनके जो 5 टाइप थे उसको भी हमने पढ़ा। ऐसे ही साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने जब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बना, इसके बाद उसके 5 टाइप्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया उसको उन्होंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद वह एक थ्योरेटिकल जो है जस्टिफिकेशन बताया, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दिया, ठीक है। और क्या दिया? वह जो भी साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किया वह एक पोस्टुलेट के रूप में इन्होंने बताया, एक रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया, ठीक है। तो वही रूल्स हमको आपको पढ़ना है, वही रूल्स कहलाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
तो एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम चलते हैं इनके पोस्टुलेट के ऊपर। तो बेटा आप हेडिंग नोट करिएगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके आगे लिखिएगा, नोट करिएगा, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल combinations. John Dalton gave a simple theory of matter. साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ा एंड देयर टाइप, उनके टाइप को पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दिया और जस्टिफिकेशन के बाद एक सिंपल थ्योरी दिया। किसके ऊपर? मैटर के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? मैटर के ऊपर। और मैटर में बताया हूँ क्या होता है। मैटर को द्रव्य कहते हैं, वस्तु कहते हैं, मैटर को सब्सटेंसेस कहते हैं। तो मैटर है क्या, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें आपको दिखाई दें और उसका अगर नहीं भी दिखाई देता है तो उसका कुछ न कुछ मास होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन गैस दिखाई नहीं पड़ती है, हम फील करते हैं, लेकिन उसका कुछ न कुछ मास है, तो मैटर है। तो आप कह सकते हो एनीथिंग्स विच ऑक्युपाई इन स्पेस एंड विच हैव मास। I repeat again about the definition of matter. Anything which occupy in space and have mass are called matter. Is called matter. Okay? तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मैटर क्या है। आप फिर से जानिए मैटर क्या है। What is matter? Then you can say about matter anything which occupy in space and have mass called matters. Okay? तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको बताया गया जॉन डाल्टन gave a simple theory of matter and this theory are called Dalton atomic theory. So बच्चों आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके बेटा, अब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपने उसको बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम खूब अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो साइंटिस्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहने का मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट डाल्टन जो थे, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन जो थे बेटा, उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को अच्छे से स्टडी किया और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के टाइप को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मतलब हुआ साइंटिस्ट डाल्टन ने केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी करने के बाद, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी, एटम के ऊपर उन्होंने एक थ्योरी दे दिया। ठीक है, और उसी थ्योरी का नाम रख दिया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो कहने का सेंस हुआ बच्चों की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने कब दिया? सबसे पहले साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने खूब अच्छे से स्टडी किया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देयर टाइप। स्टडी करने के बाद उन्होंने एक थ्योरेटिकल जो है एक्सप्लेनेशन किया। थ्योरेटिकल अच्छे से खूब बढ़िया से जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने एक विचार किया कि मैं एटम्स के बारे में कुछ थ्योरी को प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने एटम्स के ऊपर कुछ थ्योरी को एक्सप्लेन किया और उन्होंने जो थ्योरी को दिया, उनके थ्योरी में कहीं पर बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं, कहीं पर कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का मतलब लिमिटेशन है, कमियां हैं। तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने जो एटम्स के ऊपर थ्योरी को प्रोवाइड किया हम लोगों को, वो जो थ्योरी थी एटम के ऊपर, वो थ्योरी में कुछ कमी रह गई। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे कि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने थ्योरी दिया क्या। ठीक है, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एटम के ऊपर थ्योरी क्या दिया। ठीक है, तो चलिए खूब अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले आप हेडिंग नोट कर लेंगे, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो सबसे पहले आप हेडिंग नोट करेंगे, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एटम्स के ऊपर क्या बताया, चलिए हम लोग एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बेटा, सबसे फर्स्ट है, अच्छे से देखिएगा, सबसे फर्स्ट है मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे देखिएगा हेडिंग है मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एटम्स के ऊपर एक थ्योरी दिया एंड दिस थ्योरी नेम इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर, तो फर्स्ट इनका जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था क्या था, इन्होंने बताया, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। बहुत बढ़िया लाइन इन्होंने बताया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एटम के ऊपर सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं, समझ में आ रहा बेटा, जो एटम्स होते हैं
एटम्स, एटम, अब आप सोच रहे होंगे सर एटम्स क्या है। मैं आपको इसी चैप्टर में सबसे पहले एटम के बारे में बताया हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। व्हाट इज एटम्स? देखो एटम की 2-3 डेफिनेशन है, खूब अच्छे सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आल्सो कॉल्ड एटम्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों कैसे पार्टिकल हैं? कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। जैसे कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल होगा भाई, देखिएगा अब एक कहानी आप जल्दी से। एटम कैसे बनता है? जब कोई, समझिएगा बेटा, जब कोई एटम्स बनता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, जब कोई एटम फॉर्मेशन करता है, जब कोई एटम्स बनता है, ऐसे कंडीशन में बहुत सारे काइंड के पार्टिकल, एटम के बनते समय बहुत सारे काइंड के पार्टिकल्स आते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, मेसान आता है, पाई मेसान आता है, न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रिनो आता है। तो इस टाइप के जब कोई एटम्स बनता है तो एटम के बनते समय एटम के अंदर में मेनी काइंड के पार्टिकल आते हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कौन कौन से पार्टिकल एटम के बनते समय आते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, मेसान आता है, पाई मेसान आता है, न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रिनो आता है। तो बच्चों बहुत टाइप के, मेनी टाइप के पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, जब कोई एटम बनता है, ठीक है। लेकिन बच्चों बहुत सारे पार्टिकल आते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आते तो हैं लेकिन लौटते समय उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वह एटम में रुक जाते हैं, और ऐसे एटम को कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ऐसे एटम्स कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जब कोई एटम बनता है तो उसमें 3 ही काइंड के पार्टिकल रुक पाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसीलिए कहा जाता है एटम में 3 ही पार्टिकल मेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया, और एक डिफिनेशन और एटम की सुन लीजिए भाई। व्हाट इज एटम्स? एक तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, या ऐसे बोलिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप किसी तरीके से कह सकते हो कि व्हाट इज एटम्स, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आल्सो कॉल्ड एटम्स, उनको एटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आल्सो कॉल्ड एटम्स, और उनको एटम कहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जहां प्रेजेंट है वहीं एटम्स है, ठीक है। चलिए एक और डेफिनेशन, एटम एक सिंपल डेफिनेशन और क्या है कि एटम्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एटम्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। कंफर्म हो रहा है? तो एटम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केवल एक काइंड के पार्टिकल से बनते हैं। और एक चीज और भी है सबसे इंपॉर्टेंट, कि अभी तो मैं आपको डेफिनेशन दोनों बता दिया, सबसे सिंपल ऐसे ही जान लीजिए कि एटम्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ओके। और दूसरी चीज, एक डेफिनेशन और छोटी सी है, मैं आपको सोच रहा हूं वो भी बता दूं। द स्मॉलर पार्टिकल्स, वैसे क्या बताएंगे आप सिंपल वर्ड में डेफिनेशन एटम्स की। एटम्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन स्मॉलर पार्टिकल्स। एटम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्मॉलर पार्टिकल को कंटेन करते हैं। चलिए बेटा अब एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने जब इन्होंने पोस्टुलेट दिया एटॉमिक थ्योरी के ऊपर, तो इनका सबसे पहला पोस्टुलेट था कि क्या था, देखिए, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मींस एटम को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एटम को कभी नष्ट कर सकते हैं। कितना बढ़िया जॉन डाल्टन ने हमको आपको बताया। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने बताया कि बेटा कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज।
चाहे जिसका प्रोसेस हो, चाहे कोई फिजिकल चेंज हो, चाहे कोई केमिकल चेंज हो, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम कभी क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल, चाहे फिजिकल कोई चेंज हो, चाहे केमिकल चेंज हो। तो पहला पॉइंट हो गया इनका, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट बेटा क्या है, देखिएगा। सेकेंड पॉइंट है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो बेटा सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिएगा। सेकेंड है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम वह स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर देता है। एटम्स वह स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, प्रेजेंस हो जाता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो सेकंड हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? थर्ड है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कह रहा है कि व्हाट इज मैटर। अब देखो कितना बढ़िया बता दिया, कितना अच्छे से लिखा हूं आपके लिए, देखिएगा। दिया है बेटा थर्ड पॉइंट पे, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। मैटर बहुत स्मॉलर पार्टिकल से बना होता है और उसी को हम कहते हैं एटम्स। इट मींस, अब देखो एटम की डेफिनेशन आ गई कि नहीं। एटम्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन स्मॉलर पार्टिकल्स। बेटा फोर्थ पोस्टुलेट है साइंटिस्ट जॉन डाल्टन का। फोर्थ है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। देखिएगा अच्छे से बेटा, क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इसमें क्या हुआ समझिएगा। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं और आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, सभी डायरेक्शन में। दैट इज, जैसे कि उनका शेप जो है क्या होगा, एकदम फिक्स होगा, साइज भी फिक्स होगी, मास भी फिक्स होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी एक समान देंगे। इसका मतलब समझ में आया बेटा? कह रहा है कि फिर से देखिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक तरह के जो एलिमेंट हैं, एक समान एलिमेंट। ओके, आप कह सकते हो बेटा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक तरह के एलिमेंट, एक टाइप के एलिमेंट जो हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कई 3 क्लोरीन एटम है, 1 2 3, तो तीनों क्लोरीन एटम सेम है ना। तो तीनों क्लोरीन एटम के तीनों क्लोरीन एलिमेंट देखिएगा बेटा, जैसे 3 क्लोरीन एलिमेंट आपके पास है, एक क्लोरीन एटम यहाँ, एक क्लोरीन एटम यहाँ, एक क्लोरीन एटम यहाँ। या सपोज करिए 3 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 ऑक्सीजन एटम है। तीनों ऑक्सीजन एटम सेम है, सेम है, तो उनके अंदर में जो एटम है वह भी सेम है और वह सेम साइज रखेंगे और सेम उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी। यही ये बात कह रहा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने बताया कि सेम टाइप के जो एलिमेंट हैं उनके अंदर में जो एटम्स होते हैं वह आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मीन्स एक समान होते हैं, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में, और उनका जो शेप होगा वो फिक्स होगा, साइज भी फिक्स होगा, मास भी फिक्स होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी एक समान होगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं पॉइंट 5 पर। पॉइंट 5 क्या है? जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग 5th पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है केवल कॉम्बिनेशन, कॉमा सेपरेशन। इट मींस क्या, इनकी बात समझिए। जॉन डाल्टन ने बताया कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन साहब ने हमको आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा केवल कॉम्बिनेशन में, सेपरेशन में या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, खूब अच्छे से आपको 5th जो मैं पोस्टुलेट बताया, और एक पोस्टुलेट और है, आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूं। एक पोस्टुलेट और है कि कंपाउंड के बारे में उन्होंने बताया कि when 2 or more different, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, 6 नंबर डाल के लिख लीजिएगा कि क्या इन्होंने बताया। 6 पॉइंट इनका है, when 2 or more different kind of elements which are made up of compounds,
when two or more different kind of elements react with each other to produces a compound। ठीक है, जब दो या दो से अधिक काइंड के डिफरेंट काइंड के एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये 6th पोस्टुलेट आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज का लेक्चर इनफ है। तो बच्चों अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लें इसको, और जो स्कूल के हमारे हैं उनसे और रिक्वेस्ट है वो लोग नोट करके व्हाट्सएप पे फ्लैश कर देंगे। जो और भी बच्चे हैं वो लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करें। ओके, और कोरोना में स्वस्थ रहें, घर पे रहें, स्वच्छ बढ़िया से रहें। ओके बच्चों, तो आज लेक्चर 8 जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उनके पोस्टुलेट को डिस्कस किया। अब हम इनकी ड्राबैक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 9 में। लेक्चर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी को बताया, उनके एटॉमिक थ्योरी में क्या दिक्कत थी, क्या कमियां थी, क्या गड़बड़ी थी। ठीक है, तो हम लोग ड्राबैक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके।